नमस्कार। ईरान को छोड़ दीजिए, हूती और हिजबुल्लाह से भी, हमास से भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डरते हैं, थर थर काँपते हैं। अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुलासा किया है, उससे ये चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हार्मुज में तनाव चल रहा है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो विमान हैं उन विमानों को किस तरह से, उसके जो लोग मारे गए हैं और उन विमानों की सिचुएशन क्या है और किस तरह से विमानन की इंडस्ट्री चलती है और किस तरह से दुनिया में ये फेक काम करते हैं और वो फेक काम जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए खतरनाक साबित होता है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक जहाज़ नया नया मिला था उनको। कतर के जो बादशाह हैं, राजा हैं या जो भी कहें, शाह जो भी कहते हैं उनको, शेख जो भी हो, उन्होंने सुल्तान, उस शाही परिवार ने उनको एक बोइंग 747 में एक विमान उपहार में दिया। बोले लो कतर, आपको इतना महंगा विमान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसको लेके गए और वहाँ उन्होंने कहा कि इसको कन्वर्ट कर दो एयरफोर्स वन में। तो उसे बाकायदा एयरफोर्स वन के स्टिकर लगाए गए, सारे इंतज़ाम, सुरक्षा सब जो एयरफोर्स वन होता है वैसे की गई। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को एक नया विमान मिल गया। अब इस विमान में 1 तारीख को शामिल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे और अचानक 8 तारीख को एक घटना हुई। घटना ये होती है कि टर्की से डोनाल्ड ट्रंप लौट रहे हैं और अचानक वो उस विमान में चलना बंद कर देते हैं। पुराना एयरफोर्स वन निकाला जाता है और उसमें वो चले जाते हैं। कहा गया कि उन्होंने जो है वो पुराने दिनों की यादों के लिए एयरफोर्स वन का पुराने का इस्तेमाल किया। बाद में ये जो विमान था, इस विमान को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये कहती है कि ईरानियन प्रॉक्सीज़, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, डोनाल्ड ट्रंप को ये डर था, पक्की खबर मिली थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये हिजबुल्लाह होती है, इसमें से कोई मार देगा, और इसलिए उनको लगा कि इस विमान को लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगा। और कुल मिला के उन्होंने इस विमान को छोड़ दिया। अब इसको छोड़ने से क्या हुआ, इसका कुछ कारण पता चला। उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर ये नहीं डाल पाए थे इस विमान में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की रक्षा के लिए ज़रूरी थे। वो थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लगा था इसके अंदर, और इस वजह से उनको एयरफोर्स वन में उतारना पड़ा। तो क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, दूसरा जो मिसाइल ऐसी होती हैं जो सेंस कर लेती हैं कि ये विमान जा रहा है, इसको मारना है, तो वो उसके अंदर की जो गर्मी निकल रही होती है उससे वो सेंस कर लेती हैं मिसाइल। वो मिसाइल के अंदर ही सिस्टम लगा होता है, तो उसको फेल करने के लिए भी कुछ डिवाइस लगाते हैं, तो वो डिवाइस भी नहीं लगी थी। यानी हर तरफ से एयरफोर्स वन जो है ये नया वाला, ये डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई खतरनाक हो सकता है, और पक्की खबर थी कि ईरानियन प्रॉक्सीज मार देंगे। कुल मिला के पूरा का पूरा जो हीट सीकिंग मिसाइल को रोकने के लिए सिस्टम नहीं था, वगैरह वगैरह जो भी था। अब क्या हो रहा है कि उसमें पहले से भी इस विमान को लेके बड़े रायते हो चुके हैं। भाई तू इतना महंगा किसी देश के राजा से इनाम कैसे ले सकता है? ये अपने आप में एक एथिकल सवाल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये ठीक नहीं था। लेकिन जो भी है, एयरफोर्स वन काम आया और उनको छोड़ना पड़ा। तो इस खबर के बाद में, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के बाद में एक नई टेंशन शुरू हो गई है, और वो ये शुरू हो गई है कि भैया क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इन प्रॉक्सी से भी डरने लग गए हैं। ये खबर है। इसके साथ साथ हम आपको अभी कुछ और खबरों पे चलते हैं, फिर चलेंगे मूल चर्चा पे, जो भारत के नाविक मारे गए हैं। ये खबर है कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलके जो है समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने जा रहे हैं। यानी पहले ये हो रहा था ना, कोई नहीं आ रहा था अमेरिका के साथ में हार्मुज के लिए, अब ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो एक ही समझ के चलो, तो आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सुरक्षित करेंगे। वहाँ पे तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है। तेल बाज़ार का हाल आपको पता ही है, $100 पहुँचने वाला है। और इस बीच में
एक चीज़ और भी हुई है कि 4 जहाज़ जो थे उनको ईरान ने कहा कि भाई अब उधर से निकलोगे, अगर अमेरिका के बताए रास्ते थे तो मार देंगे। वो जहाज़ चुपचाप लौट गए। ये सीन है। अब ये जहाज़ चुपचाप लौट गए, लेकिन एक जहाज़ और था, उस जहाज़ को ज़बरदस्ती उसके मालिक ने कहा निकालो, और ये था थाईलैंड का, थाई कार्गो शिप था, और उसके ऊपर फिर हमला कर दिया ईरान ने, डूब गया। अब थाईलैंड का जो क्रू था, जो लोग थे, उन लोगों ने मालिक पे मुकदमा कर दिया है कि भाई देख, तूने ज़बरदस्ती की थी, इस चक्कर में हमारा शिप डूबा और हमारे लोग मारे गए, अब तू मुआवजा दे। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब आते हैं भारतीय नाविक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल रहे थे। एक शिप था जिसमें 11 लोग जो है वो भारतीय, एक मारा गया है और 10 घायल हुए हैं। अब ये घटना जो हुई है, इस घटना की कुछ डिटेल्स जो है ना वो आपको एंटीना खड़ा करते हैं। मेरे दिमाग में भी एकदम से कौंधा कि यार कहानी क्या है। भारतीय नाविक हैं और मोजाम्बिक का झंडा लगा हुआ है, तो ये झंडा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है, ये जाने बगैर मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी के अंदर की बात पता नहीं लगेगी। क्या होता है, जो झंडे लगे होते हैं ना शिप पे, उन झंडों के अंदर उनका एक मतलब होता है। झंडों का मतलब ये कि किसी शिप के ऊपर अगर मोजाम्बिक का झंडा लगा है तो वो शिप मोजाम्बिक में रजिस्टर्ड है। जैसे हमारी गाड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है अगर UP14 या UP16 या DL03, तो आप तुरंत पहन जाते हो कौन से वाले RTO में रजिस्टर्ड है। तो जहाज़ के ऊपर भी जिस देश का झंडा लगा है वो जहाज़ उस देश में रजिस्टर्ड है। ठीक है साहब, सिर्फ इतना नहीं होता, अगर वो जहाज़ किसी एक खास देश में रजिस्टर्ड है तो उस देश के कानून लागू होंगे। मतलब टैक्सेशन उसी देश के हिसाब से लगेगा, कर्मचारियों को वेतन देना है उसी देश के हिसाब से होगा। यानी कोई भी चीज़ अगर उसमें होगी जहाज़ में तो उस देश के कानून को, और उस शिप पे कोई संकट आता है, उस संकट में मदद करने की जिम्मेदारी भी उसी देश की है जिसका उसमें झंडा लगा हुआ है, यानी वही उसकी मदद के लिए भी आएगा। तो वो शिप जब ये चलता है इंटरनेशनल समुद्र के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में, जो कि तो वहाँ पर जो शिप के ऊपर कानून चलता है वो उस देश का चलता है जिसका झंडा लगा हुआ है। तो ये जो शिप था जो हमारा शिकार हुआ ईरान के हमले का कथित तौर पे, इस शिप का मालिक तुर्की का था और उस पर मोजाम्बिक का लगा हुआ था झंडा। अब जो झंडे लगे होते हैं इसके पीछे भी कहानी ये है कि कई देश अलग अलग सुविधा के हिसाब से, टैक्स बचाने के लिए, कानून से बचने के लिए, जहाँ पे सबसे आसान कानून हो वहाँ का झंडा लगा लेते हैं, यानी शिप को वहाँ रजिस्टर करा दिया। मोजाम्बिक के अंदर ये शिप रजिस्टर्ड था भारत के जिस आदमी ने, मुंबई की एक कंपनी है जो मैन पावर सप्लाई करती है, यानी जो हमारे यहाँ से सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनको भर्ती करती है इन कंपनियों के लिए जिन जिनको भारतीय सेलर्स चाहिए। और सेलर्स को भर्ती करने वाली कंपनी को ये देखना चाहिए था भाई कि तुम मोजाम्बिक के झंडे वाले एक जहाज पे आदमी को क्यों भेज रहे हो। वाकई मोजाम्बिक में क्या खराबी है? मोजाम्बिक में बड़ी खराबी है। खराबी ये है भाई साहब कि मोजाम्बिक के अंदर शिप को रजिस्टर करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब वहाँ पर RTO ही नहीं है। मतलब समझ लो कि वो एक ऐसा शहर है जहाँ RTO दफ्तर ही नहीं है, तो वहाँ का RTO नंबर किस काम का। यानी आपको दुनिया में कहीं रजिस्टर नहीं करना है या अपने शिप को छिपाना है कि वो कहाँ का है, या फर्जी तरीके से बगैर रजिस्टर कराए अगर आपको शिप चलाना है तो वो फर्जी नंबर प्लेट जैसे गाड़ी पे होती है उस तरह से होता है मोजाम्बिक का झंडा। क्योंकि मोजाम्बिक में रजिस्ट्रेशन होता नहीं है तो लोग मोजाम्बिक का झंडा लगा के घूमते रहते हैं। वो झंडा भी बड़ा रोचक है, उसमें AK-47 लगी हुई है, बलिदान का प्रतीक तिरंगा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उस पर हम जाएंगे। त्रिकोना लाल रंग जो है, लाल रंग का लंगोट समझ लीजिए, वो बलिदान का प्रतीक है, और तिरंगा भी है, जो भी है बहरहाल। तो ये उस शिप के अंदर जा रहे थे हमारे भारतीय 11 लोग। चेतावनी जारी कर दी है सरकार ने, आपत्ति जता दी है,
लेकिन ये उससे ज़्यादा अहम ये है कि भाई इतने असुरक्षित जहाज़ों पे भारतीयों को भेजा ही क्यों जाए। अब भारत सरकार कह रही थी कि हम भारतीय नाविकों की रक्षा करेंगे। अब आप रक्षा करेंगे वाला डायलॉग तो बोल देते हो, लेकिन एक सोचने की बात है कि जब शिप जो है वो जिस शिप पे जिस देश का झंडा लगा हुआ है उस देश का ही कानून उस पर चलता है, तो तुम कौन मैं खामखा। ये तो वैसे ही हो गया कि मैं अगर किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं कहूँगा नहीं भाई कल से जो है मैं अपने मोहल्ले के 4 लड़कों को अपनी सुरक्षा के लिए लेके आऊँगा और मेरे घर वाले मेरी सुरक्षा करेंगे और मेरे थाने की पुलिस आएगी, तो आप कहोगे भाई ये तो मेरा इलाका लगता है, मेरा थाना लगता है, आपकी क्यों आएगी। इस तरह से ये हवा में दे देते हैं। और झंडा जो है ना, सिर्फ झंडा देश का झंडा नहीं होता, शिप के ऊपर झंडों के कई मतलब होते हैं। ये भी एक लगे हाथ जानकारी ले लीजिए, जिससे बहुत कुछ तय होता है और वो झंडे बहुत मायने रखते हैं। अब तो रेडियो आ गया, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले झंडे से ही पहचाना जाता था किस शिप के ऊपर क्या चल रहा है। मतलब हर रंग का झंडा होता है और उस झंडे का मतलब एक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि ब्रेवो झंडा, इसमें बी लगा होता है, ये लाल रंग का झंडा है और उसमें साफ इसका मतलब ये है भाई इसमें बारूद जा रहा है, खतरनाक विस्फोटक जा रहा है, ज़रा दूर दूर चलना, ताकि दूसरा जहाज़ जब निकलेगा तो और दूर हो जाएगा उससे। इसी तरह से क्यूबैक कहलाता है। क्यूबैक मतलब क्यू लगा हुआ झंडा, और ये पीला झंडा है। इससे पता चलता है कि जहाज़ एकदम सेफ है, सुरक्षित है, एकदम मस्त, इससे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्फ़ा झंडा भी होता है, उस पर ए लगा होता है, नीले रंग का। ये झंडा बताता है कि समुद्र के नीचे डाइवर्स काम कर रहे हैं। डाइवर्स क्या होता है? गोदाखोर, जो समुद्र के अंदर घुस के काम करते हैं। तो वहाँ से जब कोई जहाज़ निकलेगा, उसने देख लिया कि डाइवर्स हैं, तो स्पीड अपनी धीमी कर लेगा, ताकि अगर कोई गोताखोर इनके जहाज़ के साथ संपर्क में आने वाला है, कुछ आने वाला है, उसको भागने का टाइम मिल जाए। इसी तरह से कई और झंडे होते हैं जिसमें एनसी झंडा होता है, उसमें एन ऊपर और सी नीचे करके लगा दिया जाता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मतलब है कि हमें तुरंत मदद की ज़रूरत है। और एक सबसे खतरनाक काला झंडा, जो आपने देखा भी होगा, मतलब वहाँ पे सब झंडा लगाते हैं, गलत आदमी झंडा लगाता है। तो जो पायरेट्स होते हैं, मतलब समुद्री डाकू, उनके जहाज पे काला झंडा लगा होता है। पहचान है खोपड़ियों की हड्डी वाला काला झंडा, जिसका मतलब होता है जहाज पर हमलावरों का कब्जा है, यानी जहाज अब हमारे अंडर में है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अगर आप मोजाम्बिक के झंडे वाला जहाज़ लेके घूम रहे हो, जहाँ पे आरटीओ भी नहीं है, और उस पर हमारे देश के लोग काम करने जा रहे हैं, तो इस पर कोई सख्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो कंपनी जिसने यहाँ पर अपने लोगों को भेजा था, उसके हिसाब से इस जो मैंने पता किया है, और जिस कंपनी की ये जहाज़ था उसकी क्रेडेंशियल्स भी जो है ना संदिग्ध हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है ओमोर्फी शिपिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कहलाती है शेल कंपनी या सिंगल शिप कंपनी। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल आपको कहीं मिलेगी नहीं कि इसका मालिक कौन है, क्योंकि इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। इस वजह से ये जो जहाज़ था ये अपने आप में संदिग्ध था। नाम नहीं लूँगा, मुंबई की एक कंपनी ने इसके लिए स्टाफ की भर्ती करके भेजा था। तो कुल मिला के जो आज का बुलेटिन है उसका सार यही है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब डरे डरे घूम रहे हैं, घबराए घूम रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा इराक के प्रधानमंत्री को, जाओ भाई ईरान को मना लो, मार्को रिव्यू कर रहे हैं भाई समझौता कर लो। कुल मिला के बुरी हालत है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही बता दिया भैया जहाज़ बदल बदल के जा रहे हैं, मतलब समझो कि आपको इतना खतरा है कि गाड़ियाँ बदल बदल के जाओ आप। और जहाज़ों पे हमले, अटैक जारी हैं, पूरा कंट्रोल है वहाँ पर, हूती का कंट्रोल है। उन्होंने क्या किया कि सऊदी के जहाज़ पे बिल्कुल तगड़ा वाला वार्निंग शॉट दे दिया, अब उनको लौटना पड़ा। बदले में उन्होंने हूती के एक हवाई अड्डे पे सऊदी अरब ने हमला किया है, मतलब अब वहाँ पर फैलने लग गया है मामला। जो अभी हारमुज के आसपास ईरान के साथ में था, वहाँ पे भी फैलने लग गया है। सऊदी अरब को अब 2 फ्रंट पे लड़ना है और ये पूरी सिचुएशन चल रही है। इस बीच में भारतीय जहाज़ जब गिरता है तो ये लगता है कि हमारे देश की सरकार को इसमें कुछ डिग आउट कर लेना चाहिए,
डिटेल्स में जाना चाहिए, वार्निंग्स देनी चाहिए, ना कि हवाई बयान देने चाहिए, क्योंकि इस तरह से किसी भी खतरनाक कंपनी के लिए देश के लोगों को अगर रिक्रूट करके भेजा जाता है तो वो चिंता की बात है। नमस्कार, जय हिंद।